दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बैंक ग्राहकों के पैसों का रखवाला होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से बड़े बड़े बैंक या फिर छोटे बैंक भी धराशायी हो रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों का भरोसा बैंकों पर से उठ रहा है। अगर हम पिछले 30 महीनों की बात करें तो IL&FS, DHFL, इसके अलावा यस बैंक, PMC यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और अभी हाल फिलहाल में लक्ष्मी विलास बैंक धराशायी हुए हैं। ये अलग बात है कि यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को संभालने में RBI को थोड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन PMC यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अभी भी अपने पूरे पैसे निकालने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा DHFL के लाखों हजार FD ग्राहक अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है, उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बैंक अकाउंट खुलवाएं तो कहाँ खुलवाएं, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, बड़े बैंक में या छोटे बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या फिर विदेशी बैंक में, क्योंकि आप के पास बैंक अकाउंट खुलवाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। पेमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुलवा सकते हैं, डिजिटल बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है तो कहाँ पर खुलवाएं? नज़दीकी बैंक अकाउंट में खुलवाएं या फिर जहां पर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है वहां पर खुलवाएं या फिर जहां अच्छी सर्विस मिल रही है वहां पर खुलवाएं। तो ये तो उनके लिए उलझन है जो बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लेकिन जिनका पहले से ही बैंक में खाता है उनको भी काफ़ी उलझनों से गुजरना पड़ रहा है। जैसे कि क्या उनका बैंक डूबने वाला है या फिर क्या RBI बैंकों पर नकेल कसने में नाकाम हो रहा है और सरकार नाकाम हो रही है बैंकों पर नकेल कसने में। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं जो किसी बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सरकारी बैंक में खाता खुलवाएं या फिर प्राइवेट बैंक में। तो आप कहीं पर भी खाता खुलवाते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि जिस बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं, क्या उस बैंक ने देश के केंद्रीय बैंक यानी RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लिया है या फिर नहीं लिया है। अगर बिना लाइसेंस लिए हुए कोई बैंकिंग कारोबार कर रहा है देश में, तो वहां पर पैसे लगाना खतरे से खाली नहीं है। आपका पैसा डूब सकता है, डूब जाएगा, और इस पर सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, RBI भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि जहां पर खाता खुलवाने जा रहे हैं क्या वो RBI से लाइसेंस प्राप्त है या फिर नहीं है। दूसरा सवाल है कि सरकारी बैंक में खुलवाएं या फिर निजी बैंक में खुलवाएं। तो आपको बता दूं कि सरकारी बैंक अगर डूबने लगता है तो सरकार अपनी पूंजी लगा करके बैंक को उबारने की कोशिश करती है, लेकिन प्राइवेट बैंक के सामने समस्या ये होती है कि प्राइवेट बैंक को अपने ही संसाधनों से उबरना पड़ता है, अपनी समस्या को समाधान करना पड़ता है। तो चूंकि सरकार के पास ज्यादा संसाधन होते हैं तो कोई सरकारी बैंक को बचाना सरकार के लिए ज्यादा आसान होता है। तो सरकारी बैंक में एक तरह से खाता खुलवाना थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है। तीसरा सवाल है कि क्या एक बैंक में अकाउंट खुलवाएं या फिर कई बैंक में अकाउंट खुलवाएं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर जब पाबंदी लगाई गई RBI द्वारा रातों रात, तो अगले 1 महीने में 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकालने की मंजूरी दी गई, यानी 25,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे में तकलीफ ये होती है कि सपोज आपका लोन की EMI, आपके लोन की EMI लक्ष्मी विलास बैंक से जा रही है तो और उसकी EMI 30,000 रुपये है, तो फिर ऐसे में आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि समय पर आप EMI नहीं चुका पाएंगे क्योंकि लिमिट 25,000 ही है। तो ऐसे में आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगा तो फिर आपको महंगे लोन मिल सकते हैं या फिर कई बैंक लोन देने में आनाकानी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का भी मामला भी चल रहा है। उस पर भी अधिक से अधिक 1 लाख रुपए निकालने की अनुमति दी गई है। तो अपने पूरे पैसे निकालने के लिए PMC बैंक के ग्राहकों को काफी मगजमारी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इसका एक उपाय यह है कि आप एक से अधिक बैंक में अपना खाता खुलवाएं, क्योंकि
मौजूदा कानून के मुताबिक किसी भी बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित रहेगा अगर बैंक डूबता है तब। तो अगर आपको 15 लाख रुपए कहीं पर बैंक में रखने हो तो एक बैंक में रखने के बजाय आप 2 या 3 बैंकों में रख सकते हैं, ताकि अगर किसी वजह से आपका बैंक डूब जाए, किसी वजह से आपके बैंक पर पाबंदी लग जाए, तो आपको पैसे निकालने में दिक्कत ना हो और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। तो अधिक से अधिक आपका 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है बैंक की डूबने की स्थिति में। और वो 5 लाख, इसमें सेविंग्स अकाउंट के पैसे भी शामिल है, एफडी के पैसे भी शामिल हैं, आरडी के पैसे भी शामिल है, या फिर आप किसी भी सेविंग्स स्कीम में पैसे लगाते हैं उसके भी पैसे शामिल हैं, या फिर आप ईएमआई चुका रहे हैं, कहीं पर निवेश कर रहे हैं, तो पूरा मिलाकर के 5 लाख तक ही सुरक्षित रहते हैं। तो एक से अधिक बैंक में आप खाता खुलवाएं तो बेहतर रहेगा। तो ये कुछ तरीके हुए कि बैंक अकाउंट कहाँ खुलवाएं। हालांकि जो प्राइवेट बैंक है वो सरकारी बैंक के मुकाबले ब्याज ज्यादा देते हैं आपकी बचत पर, और साथ ही साथ सर्विस भी बेहतर देते हैं। तो सिर्फ बेहतर ब्याज और बेहतर सर्विस के आधार पर ही अपना बैंक का चुनाव मत करें। आप ये भी देखें कि वो बैंक सरवाइव करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट खुलवाते समय एक और प्रॉब्लम आती है कि कई छोटे छोटे बैंक आपके आसपास में रहते हैं, पतपेड़ी कराते हैं महाराष्ट्र में, वहां पर लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो कहीं पर भी पैसे बैंक अकाउंट खुलवाने के पहले या फिर पैसे लगाने के पहले आप देख लें कि वहां पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर उस बैंक का मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रोमोटर कैसा है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखकर ही बैंक अकाउंट खुलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल है कि जिनका बैंक में खाता है वो अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखें, अपने पैसे को डूबने से कैसे बचाएं। तो इसका तरीका यह है कि जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से जुड़े हुए जो खबर आते हैं, जुड़ी हुई जो खबरें आती है उस पर आपको नजर रखना है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि कहीं आपके बैंक से कोई बड़ी रकम तो किसी ने नहीं निकाली है, जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक हो गया या फिर पीएमसी बैंक हो गया। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि इस बैंक पर पाबंदी लगाने से कुछ समय पहले ही किसी ने बड़ी रकम निकाली थी। तो अगर ऐसी खबरें आती है तो आप चौकन्ना हो जाए, सतर्क हो जाए। इसके अलावा बैंक की बैलेंस शीट पर भी आप नजर रखें और उसमें आपको देखना है कि एनपीए बैंक का क्या है। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का क्या है यानी CAR। इसके अलावा क्रेडिट जमा अनुपात यानी CDR बैंक का कैसा है। इसके अलावा कासा यानी करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का रेशियो क्या है आपके बैंक का। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का क्या है। तो इन सब के बारे में जानकारी लेकर के आप पता कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपके बैंक की स्थिति कैसी रह सकती है। तो आपको बता दूं कि जो बैंक शेयर बाजार में लिस्ट रहते हैं वो हर तिमाही अपने नतीजों की जानकारी देते हैं कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा तिमाही के दौरान। लेकिन जो बैंक लिस्टेड नहीं रहते हैं, शेयर बाजार में लिस्ट नहीं रहते, वो भी अपनी वेबसाइट पर अपना परफॉर्मेंस, पुराने परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देते हैं और आने वाले दिनों में वो क्या क्या कर सकते हैं इसकी भी जानकारी देते हैं। तो सिर्फ बैंक में अगर खाता है तो सिर्फ ब्याज दर पर ही नजर मत रखें कि ब्याज घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, बल्कि बैंकों के प्रदर्शन पर भी नजर रखें, बैंकों से जुड़ी हुई दूसरी खबरों पर भी नजर रखें, जिससे आपको संकेत मिल जाएगा कि आपका बैंक डूबने वाला है या फिर नहीं डूबने वाला है। तो चलिए, जिन रेशियो की बात मैंने की जैसे कि एनपीए, कासा, CDR, NII, NIM, CAR, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहली बात जो आपके बैंकों को देखना है वो है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनीय संपत्ति। इसमें क्या होता है कि बैंक का मेन कारोबार क्या होता है, लोन देना। तो लोन से ही उनकी कमाई होती है। अगर सोच लीजिए कि उन्होंने लोन दिया और ऐसा लगे कि वो लोन वापस नहीं हो सकता बैंक का, तो इससे बैंक को नुकसान होता है। तो एनपीए यही होता है कि जो दिए गए लोन है वो लोन डूब सकता है, तो इसे परसेंट में मापा जाता है। तो 6 से 7% अगर एनपीए आ रहा है तो ऐसा कहा जाता है कि आप सतर्क हो जाइए और पैसे निकालने की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो आरबीआई है जिसने बताया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बैंकों का एनपीए और बढ़ जाए, क्योंकि महामारी की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। तो आप एनपीए पर नजर रखें कि बैंकों का एनपीए कैसा है। जितना ज्यादा एनपीए
उतना ही ज्यादा आपके बैंक पर खतरा, यानी उतना ही ज्यादा आपके बैंक के डूबने का आशंका। दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस बात का माप है कि कुल ऋण जोखिम के फीसदी के रूप में बैंक के पास कितनी पूंजी है। यह अनुपात आरबीआई द्वारा तय किया गया है और बैरोमीटर है जो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक की क्षमता को दर्शाता है। सीएआर कर्ज का अनुशासन पुख्ता करता है और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा देता है। अधिक सीएआर का स्तर दर्शाता है कि बैंक अपनी पूंजी को कम किए बिना नुकसान उठा सकता है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए लगातार 9% का सीएआर बनाए रखना जरूरी होता है। तो एनपीए हो गया, उसके अलावा सीएआर यानी क्रेडिट एडिक्वेसी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के अपने बैंकों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपका खाता जिस बैंक में है वो बैंक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तीसरा है क्रेडिट जमा अनुपात यानी सीडीआर। क्रेडिट जमा अनुपात यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक और अहम वित्तीय अनुपात है जो बैंक की वित्तीय सेहत और स्थिरता दर्शाता है। यह अनुपात ऋण देने के उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोर फंडों की मात्रा को दर्शाता है। भले ही आरबीआई ने इस अनुपात का कोई अधिकतम या न्यूनतम स्तर निर्धारित नहीं किया गया है, मगर इस अनुपात का कम होना दर्शाता है कि अपने संसाधनों को पर्याप्त रूप से बैंक नहीं जुटा पा रहे हैं। तो बैंक अगर अपने संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य में बैंकों के लिए चिंता की बात बन जाए। तो यह हो गया क्रेडिट जमा अनुपात। क्रेडिट मतलब लोन और जमा मतलब डिपॉजिट। तो बैंक जो लोन देते हैं उसको क्रेडिट कहा जाता है या फिर एडवांस भी इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, और जो ग्राहक डिपॉजिट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, वो जमा हो गया। दूसरी तरफ इन अनुपात का अधिक होना बैलेंस शीट पर बोझ दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कर्ज देने के लिए जमा पर अधिक निर्भरता दिखाता है। इस वजह से बैंक आपातकाल में फंड की जरूरत पड़ने पर लिक्विडिटी की समस्या से जूझ सकता है। यानी अगर ज्यादा है इसका मतलब हो गया कि जो बैंक है वो सिर्फ ग्राहकों के जमा पर ही निर्भर है, वो अतिरिक्त कारोबार से पैसे नहीं जुटा पा रहा है। तो ये भी भविष्य में बैंकों के लिए दिक्कत आ सकती है, तो ये भी आपको देखना है। इसके अलावा कासा रेशियो यानी करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट आपको बता दूं कि जो बिजनेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनको करेंट अकाउंट रखना जरूरी होता है। करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से कई महीनों में अलग होते हैं, और करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से कैसे अलग है इसके बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जानकारी आपको दी गई है, तो आप जान सकते हैं कि कासा यानी करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से कैसे अलग होता है। तो चालू और बचत खाते का अनुपात यानी कासा रेशियो दर्शाता है कि बैंक में जमा कुल राशि किस अनुपात में चालू और बचत खाते से आता है। अधिक कासा अनुपात दर्शाता है कि जमा की अधिक राशि चालू और बचत खाते से आती है, जो फंड का किफायती स्रोत है। अधिक कासा अनुपात का मतलब है कि बैंक के शुद्ध ब्याज मार्जिन यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर है, जो परिचालन की कुशलता में सुधार दर्शाता है। एनआईएम ब्याज से होने वाली कुल आय और खर्च के बीच का अंतर है। दूसरी तरफ कम कासा अनुपात दर्शाता है कि बैंक महंगी थोक फंडिंग पर अधिक आश्रित है, जो मार्जिन को घटाते हैं। चेतावनी के अन्य संकेत दिए गए वित्तीय अनुपात आपको आपके बैंक की वित्तीय सेहत का आंकलन करने में मदद करेंगे, मगर आपको अन्य संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि बैंक से किसी मुख्य शख्स की एकाएक निकासी हो जाती है तो यह खतरे की घंटी है। इसके अलावा सभी बैंक अपनी वित्तीय जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करते हैं, जिसे अलग आधार पर सरल किया जाता है। इन्हें समझना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो इस तरह से जो लोग बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है इस एपिसोड में मैंने बताया। इसके अलावा जिन लोगों ने बैंक में खाता खुलवा रखा है या फिर किसी बैंक में खाता है, वो आने वाले दिनों में उसका बैंक कैसा प्रदर्शन कर सकता है उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी। तो आपका पैसा है, आपको ही संभालना है। आरबीआई, केंद्र सरकार है, सारी एजेंसियां हैं, लेकिन संभालना आपको ही है। तो आप अपने पैसों पर नजर रखें। आपका पैसा जिस बैंक में है उस बैंक पर नजर रखें। अगर बैंकों के प्रदर्शन के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। तो इस तरह से आज इतना ही। नमस्कार।